नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में दोनों दिन लगातार एक के बाद एक बयान दिए। जो मौजूदा संकट है, अंतरराष्ट्रीय संकट, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में जो जंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेबनान और तमाम तरीके की चीजों पर क्या हो रहा है। हालांकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने कहा था कि 5 दिन का हमने सीज फायर एक तरह से कर दिया है और जंग जल्दी खत्म हो, बातचीत शुरू की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का जो अंदेशा है वो तो साफ दिख रहा है कि जो जंग है वो अभी लंबी चलने वाली है। ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है, वो अब लड़ाई को आगे तक ले जाएगा। कुछ हमले भी लगातार हो रहे, इसराइल ने भी किया, ईरान ने भी किया। ट्रंप साहब के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री पिछले दिनों में कई राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने फोन पर भी बातचीत की है। तो वो मीडिएट करेंगे, नहीं करेंगे। देश में कुछ लोगों ने इस बात पर भी चिंता की कि WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि पाकिस्तान और टर्की जो है वो मीडिएट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि बिग बॉयज गेम में भारत क्यों नहीं है। हालांकि कुछ और अखबारों और एजेंसीज ने इस पर लिखा कि भारत भी मध्यस्थता की बात कर रहा है। हो क्या रहा है, चिंता हमारी कितनी है, बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने की बात करना तो ठीक है, आत्मनिर्भर होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। टीम इंडिया की बात उन्होंने की है, लेकिन ये टीम इंडिया क्या झेलने वाली है, क्या उसको सामना करना पड़ेगा, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे बड़े भाई BBC के संपादक रहे शिवकांत साहब से, जो इस वक्त लंदन में और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बहुत बारीकी से, गहराई से और तटस्थ तरीके से समझते हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आभार कि आप इस संकट के वक्त में भी हमारे साथ बने हुए हैं। देश और दुनिया पे संकट बना हुआ है, कुछ संकट खत्म होगा कि नहीं होगा? देखिए, संकटों की आदत होती है कि उन्हें शुरू तो आप कर सकते हैं, उनका अंत करना बड़ा दूभर हो जाता है। और आम तौर पे जो संकटों का आरंभ करते हैं वो संकटों का अंत नहीं कर पाते। और यहाँ इस संकट में आप इसकी जिंदा मिसाल देख सकते हैं। संकट का आरंभ इसराइल और अमेरिका ने मिलकर कर दिया जी। उसका अंत मैं शुरू से कह रहा हूं इनके हाथ में नहीं है। उसका अंत अब ईरान के हाथ में है। ईरान अपनी तरह से लड़ रहा है, इजराइल और अमेरिका अपनी तरह से लड़ रहे हैं। एक के पास जो है वो हथियार बल है, अस्त्र बल है। दूसरे के पास आर्थिक बल तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्थिक चोट पहुंचाने का बल है। इतना ही बल है कि ताकत है। वो आपकी गर्दन पकड़ ले और गर्दन पकड़ के उसे छोड़े ना, आप सांस न लेने दे। तो वही ईरान कर रहा है। ये बात लड़ाई छेड़ने से पहले ट्रंप साहब ने क्यों नहीं सोची, और नेतन्याहू ने तो शायद कुछ और सोचा होगा, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात उनके बयानों से भी साफ होती है। उनके बयान बिल्कुल लट्टू की तरह घूमते हैं। वो एक दिन सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, बीच में खेलने चले जाते हैं और खेल के बाद निकल के आते हैं तो कुछ कहते हैं। जैसे उन्होंने शुक्रवार को ये कहा था कि लड़ाई अंत की तरफ पहुंच रही है और हम तो सब कुछ, सारे लक्ष्य हासिल कर चुके हैं और हमें बातचीत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम बातचीत नहीं करेंगे, ये कहा था पहले। उसके बाद कहा कि अगर जब होर्मुज जो है नहीं खुलता दिखाई दिया, पहले तो अपने साथियों को धमकाया कि आप लोग किस काम के हैं, हम तो पिछले 70 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप जो है वो लड़ाई अब खत्म हो गई है और इसके बाद केवल होर्मुज की निगरानी करने के लिए आने लायक नहीं है आप। तो साथियों ने जो है वो अपनी अपनी तरह से उसके बयान दिए जो इनको पसंद नहीं आए, बहुत बनाए। उसके बाद धमकी दे डाली, और धमकी भी ऐसे नहीं दी जैसा इनकी शैली है। अपना इनका जो ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर धमकी लिख दी कि 48 घंटे में अगर आप ये होर्मुज जो है वो पूरी तरह नहीं खोलते हैं तो आपके सारे जो बिजली घर हैं वो हम खत्म कर देंगे, उसके बाद अंधियारा छा जाएगा। ईरान ने ताबड़तोड़ उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हमारे पास पूरी लिस्ट है, आप हमारे बिजली घर खत्म कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उन सब में अंधियारा जो है बर्करार कर देंगे। जी। तो उसके बाद इनको लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि एक तो होर्मुज ही बंद है और अगर होर्मुज खोल दिया और सारे बिजली घर जला दिए खाड़ी के देशों के, तो होर्मुज में से जाएगा क्या?
भाई रिफाइनरियां तेल नहीं बनाएंगी, तेल निकलेगा नहीं, तो सब तो बिजली से होता है ना। जी। ठीक है, तेल निकलता है, तेल से बिजली बन सकती है, लेकिन पहले तो बिजली चाहिए। बिजली चाहिए। तो इन्हें लगा कि तो बड़ा गड़बड़ है। उसके बाद आग लग गई पूरी मार्केट में। और सबसे ज्यादा, मैं पहले भी कह चुका हूं, इनको दो ही चीजों से डर लगता है ट्रम्प साहब को। एक तो शेयर बाजार, और दूसरा बॉन्ड बाजार, जो शेयर बाजार से ज्यादा ज्यादा। असर होता है, क्योंकि वो ये निर्धारित करता है कि आपका जो कर्ज है उसके ऊपर आप कितना ब्याज देंगे, आपको कितना ब्याज देना पड़ सकता है। और अगर उसमें आधा परसेंट, चौथाई परसेंट भी अगर जंप आ जाता है, तो आपका जो 37 ट्रिलियन का जो कर्ज है उसका कितना बोझ बढ़ जाता है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। ये तो व्यापारी हैं। तो इनको लगा भय, और तुरंत जो है इन्होंने फिर लट्टू की तरह से अपने बयान बदले और कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत बड़ी सार्थक है, और उसके बड़े अच्छा आसार हैं। ईरान ने हमें फोन किया, इसलिए 5 दिन के लिए युद्ध विराम नहीं। उन्होंने तो कहा कि हम 5 दिन कह रहे थे कि बिजली घर बाद। खत्म कर देंगे, जी। वहां हमले नहीं करेंगे, बाकी तो जारी रहेगा। अब आप ईरान की मतलब दृष्टि से सोचिए कि अगर आप हमले भी रोक रहे हैं तो पूरे हमले रोकने के लिए तैयार नहीं हैं आप, कि केवल बिजली घर नहीं तोड़ेंगे, बाकी सारा देश तोड़ते रहेंगे। तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी तो बात ही नहीं हुई, हमने तो कभी फोन ही नहीं। अब इधर जब तक ये सब चल रहा था तब तक विदेश मंत्रालय ईरान, पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो इस वक्त संकट है, लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें, अमेरिका को भी, मुझे लगता है अमेरिका भी इसमें शामिल है, किसी को ये मालूम नहीं है कि ईरान को इस वक्त चला कौन रहा है। क्योंकि सारे लीडरशिप बची नहीं अब उस पहली तरह से। पंक्ति के नेता आपने खत्म कर दिए, दूसरी पंक्ति के नेता खत्म कर दिए, लरिजानी साहब को भी मार दिया, और उसके बाद जो बसीज के जो चीफ थे उनको भी मार दिया। ये जो हैं मुज्तबा खमनेई, जो नए सर्वोच्च नेता बने हैं, ये उसी हमले से बचे हैं जिनमें इनके पिता, इनकी माँ, इनकी बहू, सारा खानदान मारा गया था, 40 लोग मारे गए थे। जी। उसमें से ऐसा कहते हैं कि ये बचे हैं। किस हालत में बचे हैं किसी को मालूम नहीं। इसके बाद से इनके 2 बयान आए हैं, उन दोनों बयानों को किसी और ने पढ़ के सुनाया है, इनकी आवाज तक नहीं उसमें। जी। इनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, जब से ये नेता बने हैं किसी ने इनको ऑन कैमरा नहीं देखा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये जिंदा है, कैसे? नहीं किस हालत में। तो इनके ऊपर भी सवाल है। तो ऐसे में, और जो ईरान के जवाबी हमले हो रहे हैं, आपका जो इजराइल का जो गांव है जहां उनका परमाणु केंद्र है, उसके पास, डिमोना के पास मिसाइल से हमला कर दिया, जो आज तक इसराइल पे नहीं हुआ था। वो नेगेव में है, दक्षिण में जो रेगिस्तानी जो पट्टी है गजा के नीचे की तरफ, वहां नेगेव में है वो। तो वहां जाकर के हमला हो गया। तो इससे तो ऐसा लगता है जिस तरह से सुनियोजित हमले सारी मार झेलने के बाद ईरान करने में सशक्त है, कि कोई सोच विचार करके ईरान को सूत्रधार की तरह चला रहा है। जिस भी परिस्थिति में ईरान है, जैसा भी है, इस लड़ाई को कोई कोई चला रहा है ना, लेकिन किसी को पता नहीं कौन है वो। कौन चला? लेकिन सर ये इन्होंने जो कहा कि हमारी बातचीत हो रही है, किससे बातचीत इनकी हो रही है, इन्होंने नाम नहीं बताया। और ये कहा कि वो बहुत, वही जो है जिम्मेदार है, बहुत बड़ा नेता है। अब तरह तरह की अटकलें हैं कि वहाँ पार्लियामेंट के स्पीकर से कहीं पाकिस्तान की बात हो रही है, कोई कह रहा है कि साहब तुर्की की बात हो रही है, कोई कह रहा है रूस की बात हो रही है। और जो राष्ट्रपति हैं वो किसी गिनती में ही नहीं है। उनसे न कोई बात कर रहा है, न वो किसी से बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार माफी मांगी थी, उसके बाद उस माफी से जो है दोबारा उन माफी वापस लेनी पड़ी उनको। तो ये तो उनकी स्थिति है। तो ऐसे में जब यही पता नहीं है कि बातचीत देश को चला कौन रहा है, तो आप बातचीत किससे करेंगे? तो जो मध्यस्थता के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर भी उल्टी पड़ेगी ये बात आकर के, कि आप मध्यस्थता किसके बिहाफ पे कर रहे हैं। इधर तो मध्यस्थता करने के लिए ट्रंप है, चलिए मान लिया, उधर कौन है? नेतन्याहू है, लेकिन ईरान में कौन है किसी को पता ही नहीं है।
सर एक सवाल जो बड़ा चल रहा है, जो ट्रंप साहब के साथ ही हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पे सारा का सारा फोकस है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो सारी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है, जिस पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप साहब। यदि उसको छोड़ दें तो पहले उन्होंने धमकी दी कि पहले कहा सारे, जैसे आपने भी जिक्र किया कि सारे सहयोगी देशों को कहा कि आप आ जाइए, लड़ाई लड़िए। फिर उन्होंने कहा हम ही खुद खत्म कर देंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, युद्ध खत्म हो गया। अब उसके लिए फिर नए तरीके का दबाव बनाया कि भाई वो गैस पावर प्लांट 5 दिन हम ये कर देंगे, फिर देखा जाएगा। फिर ईरान को तेल के बेचने की भी छूट उन्होंने दे दी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हालत क्या है, स्थिति क्या है, क्या उस पर कब्जा करना मुमकिन है और क्या उसके खुलने के रास्ते बन रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर कहा है हिंदुस्तान में कि इसको बंद रखना ठीक नहीं। नहीं, ये बात तो ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि होर्मुज जल मार्ग बंद हो, लेकिन यदि ये होर्मुज जल मार्ग पे कब्जा ही करना चाहते थे तो पहले होर्मुज जल मार्ग पे कब्जा क्यों नहीं किया? हम्म, इससे पहले जब खाड़ी की लड़ाई हुई थी, उस वक्त एक दिन के लिए इन्होंने अपनी नेवी लगा करके अमेरिका ने होर्मुज जलमार्ग से जहाजों को निकाला था। कब्जा तब भी नहीं किया था। जी तो मतलब हिसाब से अगर सोच समझ के ये हमले किए गए होते, लड़ाई लड़ी गई होती, तो सबसे पहले होर्मुज पे जाकर, आपको जब मालूम है कि एक कमजोर बिंदु है, एक वीक पॉइंट है इस पूरे क्षेत्र का, उस पर कब्जा करके कोई भी पूरी दुनिया को चला सकता है, तो आपने वो क्यों नहीं पहले काबू में किया? सारे हमले कर दिए आपने। इनको जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था, दम्भ था कि हम कुछ ही दिन में, और इनको सफलता भी मिली। इन्होंने 40 लोग मार दिए, पूरी पहली पंक्ति के सारे नेता मार दिए ईरान के। इनको लगा कि इसके बाद तो ईरान में विद्रोह भड़क उठेगा और सरकार गिर जाएगी और बल्ले बल्ले, उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा कंट्रोल हमारा हो गया। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो वहां पिछले 1000, 2000, 3000 साल से है, ठीक है, ये जो सेटअप है ये तो 47 साल से है जी इस्लामिक क्रांति के बाद से, लेकिन 47 साल भी कोई कम लंबा अरसा नहीं होता। तो इनको मालूम है ना कि इनकी कमजोरी क्या है और इनकी ताकत क्या है। तो ऐसे देश से आप उलझ रहे हैं, बिना इसकी योजना बनाए उलझ रहे हैं, तो आपने सब कुछ किया। अभी तक ईरान ने धमकियां दी हैं, इक्के दुक्के हमले किए थे इतिहास में, अगर जाकर देखें तो होर्मुज को बंद करने की कोशिश नहीं की। तो क्या मतलब ईरान को मालूम नहीं था क्या? ईरान को मालूम था, और ईरान को मालूम था जब कोई हथियार नहीं रहेगा हमारे पास, तब तो ये इसको, एक हमारे पास इसका इस्तेमाल भौगोलिक, करेंगे। तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपने हमले करके क्या किया? क्या आपने कहा कि हम इनका परमाणु जो है बेस है वो खत्म कर देंगे, हम इनका मिसाइल बेस खत्म कर देंगे, हम इनके नेतृत्व को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम जीत जाएंगे। लेकिन आप ये भूल गए कि आपने एक बहाना दे दिया इस भौगोलिक हथियार को इस्तेमाल करने का। अब उनके पास बहाना है कि आपने तो हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, अब हम आपको क्यों छोड़े, हमारे पास तो यही एक इलाज है। तो आपने होर्मुज जो हथियार वहां रखा हुआ था उसको इस्तेमाल करने का बहाना ईरान को दिया और वो इस्तेमाल कर रहा है। अब आप बिलबिला रहे हैं। अब आप कभी किसी से कह रहे हैं, कभी किसी से कह रहे हैं कि आइए यहाँ जमा हो जाइए, ताकि सबके ऊपर ईरान हमला नहीं करेगा। इसलिए वो वही बात है, जैसे भीष्म पितामह को जो है वो किसी तरह से पांडव नहीं हरा पा रहे थे, हाँ, तो तो किसी ने उपाय सुझाया कि शिखंडी को आके खड़ा कर दीजिए, तो सारे के सारे देश शिखंडी बन के खड़े हो जाएं ताकि ईरान जो है उन पे हमला न करे। और होर्मुज में, तो इस तरह से होर्मुज खुलेगा। कब तक खड़े रहेंगे बाकी देश? कुछ देश खड़ा होने के लिए तैयार भी हुए हैं। 22 देशों का एक गुट जैसा बन रहा था, जिसमें जी ज्यादातर नेटो के देश हैं, जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। अब ये एक हास्यास्पद स्थिति है। इन 22 देशों, अभी तो 22 देश थे, हो सकता है उसमें और भी शामिल हो जाएं, छात्र होगा। चीन की, भारत की भी, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं सब शामिल हो जाए। तो इन देशों से पहला सवाल तो दुनिया पूछेगी और ईरान पूछेगा कि अगर आपको आकर के ढाल ही बनना था तो आप मेरे ऊपर लिए ढाल क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? अब आप होर्मुज को बचाने के लिए ढाल बन रहे हैं, तो अगर आप एकजुट होकर के अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते थे, तो वो तो अपने आप ही खुल जाता। तो अमेरिका हमला कर देता क्या? हम्म, कल्पना करें कि ये 22 देश ये तय कर लेते कि यहाँ ये ऐसा इलाका है जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट और आर्थिक संकट आ सकता है।
तो एक पागल व्यक्ति है जो हमला करना चाहता है या दो पागल व्यक्ति जो हमला करना चाहते हैं, तो बाकी दुनिया का क्या फर्ज बनता है? वो इकट्ठा होकर के वहां जमा हो जाए और कहें ठीक है, आप ईरान पे हमला करेंगे तो हमारे ऊपर भी करेंगे। तो क्या हमला होता? नहीं होता ना। तो वो तो किया नहीं आपने। अब आप ईरान से अपेक्षा करते हैं कि आप वहां इकट्ठा होकर के खड़े हो जाएंगे तो ईरान हमला नहीं करेगा और अपनी मार खाता रहेगा। तो ये ईरान से अपेक्षा करना भी ज्यादती होगी। ईरान ये नहीं कह रहा। ईरान अब केवल ये कह रहा है कि हम अमेरिका, इजराइल और ये जो खाड़ी के देश हैं, इनसे जुड़े हुए जहाजों को हम नहीं जाने देंगे। बाकी जो देश हैं जैसे चीन के जहाज वो जाने दे रहा है। जापान से भी ये बात चल रही थी, जापान से भी कहा था कि हम आपके जहाज जाने देंगे। लेकिन समस्या आगे चल के ये होगी कि जहाज में जाएगा क्या? जब लड़ाई चलती रहेगी तो ईरान जो है वो इनके सारे गैस संयंत्र, तेल वो सब संयंत्र, रिफाइनरियां सब बंद कर देगा, सबके ऊपर एक मिसाइल गिरा देगा या छोटा मोटा। देखिए यहाँ नुकसान तो तो कर ही सकता है। चिड़ियों से बाज वाली लड़ाई चल रही है। जी। एक गणित सीधा सीधा है। ईरान के पास जो क्षमता है, वो जो उसका शाहिद ड्रोन है, शायद वो एक दिन में 1000, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एक दिन में 1000 शाहिद ड्रोन बना सकता है। और अमेरिका की सारी फैक्ट्रियां मिला करके उनके पास क्षमता क्या है? वो पूरे साल में केवल 2000 पेट्रियट मिसाइल बना सकते हैं, अगर सारी फैक्ट्रियां जो है वो जो है पूरी साल जोर में शोर से काम 2000, करेंगी। एक साल में 2000। पैट्रियट। और हाँ। पैट्रियट मिसाइलें जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं उनको रोकने के लिए, ड्रोन को। तो एक ड्रोन। तरफ तो एक देश है जो एक दिन में 1000 ड्रोन बना रहा है, उनको रोकने के लिए आपके पास जो क्षमता है वो पूरे साल एक में साल में 2000 2000। बनाने एक की। साल में कब 2000। तक लड़ेंगे आप? तो ये पैट्रियट मिसाइल खत्म हो जाएंगी इनकी, इनके पास समस्या है सारी की सारी। बल्कि यूक्रेन जो है वो इनको ये सुझाव दे रहा है कि हमारे पास ये जो हम पिछले 4 साल से झेल रहे हैं इन ड्रोनों को रोकने के लिए बहुत ही चीप ड्रोन है उनके पास, $5000 में बनता है। और वो एक दिन में कह रहे हैं कि हम कई हजार बना सकते हैं। लेकिन ये है कि उसको भी बनाने में, उसको भी स्थापित करने में, अगर अमेरिका कल को ये एक्सेप्ट कर ले कि यूक्रेन उनको जो मदद ईरान कर के दे। जो ड्रोन है उनके रोकने के लिए ड्रोन बनाने की तकनीक दे रहा है, तो थू थू होगी पूरी दुनिया में। तो वो उसे भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इधर से उधर से चारों तरफ से फंसे हुए। और असली बात ये है कि ये जो बयान दिया था ना, मेरा मानना ये है कि ये बयान युद्ध रोकने के लिए नहीं है, किसी और वजह से नहीं है। इन्होंने देखा कि मार्केट में आग लगी हुई है और सोमवार को सुबह सुबह जो तेल के दाम हैं वो 120, 25, 30, किसी को पता नहीं था कहाँ जाके हाँ, रुकने वाले। लेकिन वो उसमें भी बड़ा काम कर लिया, अनाउंसमेंट से पहले 15 मिनट में बड़ी ट्रेडिंग हो गई। हाँ, तो इन्होंने पहले से तो ये मार्केट को मैनेज करने के लिए अनाउंसमेंट किया गया था कि हमारी बातचीत हुई है और हम 5 दिन के लिए रोक रहे हैं। और इन्होंने ये देखा कि हाँ, मार्केट में थोड़ी सी शांति आ गई, तेल के दाम गिर गए। लेकिन जो बाजार है उसको भी सारी चालें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे करके। तो अगली बार वो जो भेड़िया आया वाली बात है, तो अगली बार जब मार्केट में घबराहट और खलबली मचेगी तब आप इस तरह का बयान देंगे तो मार्केट इतनी कोई आसानी से नहीं मानेगा, चली कोई आएगी। मानेगा नहीं। तो देखिए, चुनाव किसको फेस करना है? नेतन्याहू को और ट्रंप को। ट्रम्प का। बाजार में तेल के दाम के को लेकर के और बाकी चीजों की महंगाई को लेकर के किसको चिंता है? ट्रंप को और नेतन्याहू को। ईरान में तो सब कुछ आपने खत्म कर दिया, उनको तो जितनी चिंता होनी थी वो हो ली। वहां लोग जो है वो जितनी दुश्वारियां झेल सकते थे उस दुश्वारी में फिर भी जिंदा है। उनको वो कंट्रोल भी किए हुए हैं किसी न किसी तरह से। आप उनके बिजली घर खत्म कर देंगे, वो उसके बावजूद हो सकता है उनको कंट्रोल कर लें, लोग फिर भी चिमनी जला करके। कोई भारत की तरह से नहीं बस। है कि गैस के सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ गए आप। तो इस तरह की बेहूदगी जो है यहाँ पश्चिम में, एक भी कोई गैस के सिलेंडर लेके नहीं बैठा। यहाँ गैस के दाम दुगने हो गए हैं। कोई इस तरह का जो है वो उत्पाद नहीं मचाता, ये हमारे यहाँ होता है। तो लेकिन ईरान के लोग ऐसे नहीं है। ईरान ठीक है, वहां दमन भी है, मौत का डर भी है, जी। इस वजह से भी लोग डरे हुए हैं। लेकिन देखिए, इस हालत में आके फिर मौत का डर भी नहीं हाँ। रहता। तो जो उम्मीद बाकी लोग लगाए बैठे थे ईरान के लोगों से कि वो निकल आएंगे, सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, ये करेंगे, वो उल्टा हुआ है। जी।
उनके ऊपर हमला हुआ है, वहां राष्ट्रभक्ति जाग गई है। वो सब कुछ सह करके भी अपने देश की इज्जत के लिए चुप खड़े। रहने के लिए तैयार हैं, झेलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे देश से आप अपनी बर्बादी करके लड़ेंगे? आपके पास तो खोने के लिए सब कुछ है। इनके जो मित्र देश हैं सारे के सारे खाड़ी के देश, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है। उनकी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया, उनके यहाँ जो जो जमीन के दाम थे वो आधे हो गए हैं, उनका व्यापार बंद हो गया है, जो जो चीजें वो सप्लाई कर रहे थे वो सब खराब हो गई। और भारत की बात करें, बाकी देशों की बात करें, हम तो तेल को रो रहे हैं, गैस को। तेल और गैस तो भूल जाइए, जो दुनिया की आधी जो उर्वरक है, खाद है, वो खाड़ी से बन के आ रही है। अब आपके पास खाद नहीं हो गई होगी, उसकी महंगाई बढ़ जाएगी। उसके बाद हीलियम, वहाँ 30% हीलियम पूरी दुनिया की यहाँ से पैदा हो रही है। हीलियम की जरूरत आपको किस लिए? नई नई इंडस्ट्री, आप जो मतलब कंप्यूटर चिप्स बनाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, वो सब हीलियम के बगैर बनती नहीं है। तो जो एआई और ये जो है कंप्यूटर चिप्स बनाने की जो नए नए उद्योग हैं वो सारे ठप हो जाएंगे। तो इसका ऐसा दूरगामी असर होगा इस सब से, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। इन्होंने हमला करने से पहले सोचा नहीं, कोई योजना बनाई नहीं, इसकी कोई पूर्व योजना नहीं है। लेकिन सर, तो ये फंसे जो हुए। जी हमारे रेफरेंस में बात करें, एक तो जो बात आज नई आई वो ये था कि भाई पाकिस्तान और तुर्की वो मध्यस्थता कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हो गए। और बहुत सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया कि भाई ये बिग बॉयज गेम में हम क्यों नहीं है, हम कहाँ डर गए हैं, हम कहाँ चुप हैं, क्या चुप गए हैं, ये सब है। तो एक तो इसका मतलब क्या है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझाइए कि क्या, आपने तो कहा कि जो मध्यस्थता करेगा उसके लिए उल्टा पड़ेगा, तो क्या भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए? और जैसे प्रधानमंत्री ने कई देशों से और अब तो ट्रंप से भी बातचीत हो गई है, तो भारत की कोई भूमिका आप देख रहे हैं या जरूरत है भी कि नहीं है? देखिए, भारत की भूमिका, भारत जो है वो ईरान की तरफ से दो तरफ से भूमिका निभाई जा सकती है। एक तो आप नेतन्याहू और ट्रंप को बातचीत की मेज पर आने के लिए थोड़ा नरम रुख अपनाने के लिए तैयार करें, तो भारत की सबसे बड़ी भूमिका वहां है। और भारत की दूसरी भूमिका, अगर ईरान चाहे तो ईरान की तरफ से मध्यस्थता करने की, लेकिन वो तो मैंने पहले ही बताया कि ईरान में आप किसकी तरफ से मध्यस्थता करेंगे ये तो पता ही नहीं है। उन्होंने तो शुरू से जो ढांचा खड़ा किया है वो उसमें विकेंद्रीकृत ढांचा है। उसमें ये था कि हमारी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के नेता अगर खत्म हो जाएंगे तो तो हमारी आगे जो क्षेत्रीय टुकड़ियां हैं वो अपने आप काम करेंगी। तो आपने तो मध्यस्थता कर ली, समझौता करा लिया, और पता चला कि उसमें से दो चार टुकड़ियां ऐसी हैं वो हमले रोकने के लिए ही तैयार नहीं, वो तो हमले किए जा रही हैं। तो उसके बाद उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? लेकिन मध्यस्थता करने के लिए भी तो कोई कहेगा तब करेंगे ना, आप किसके बिहाव पर मीडिएट करेंगे? तो बिल्कुल। और ये जो पाकिस्तान वगैरह, देखिए ये केवल अपनी अपनी पब्लिक ओपिनियन को साधने की कोशिशें हो रही हैं। सब बड़े बनना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की क्या बिसात है इसमें मध्यस्थता करे? पाकिस्तान और ईरान की तो वैसे ही कोई मतलब दांत कटी रोटी नहीं है आपस में। और दूसरा, पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरब के साथ सैन्य समझौता किया है, हाँ, जो सऊदी के साथ। ईरान का जो है वो सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। ऊपर से चाहे जितना मीठा बोल लें, लेकिन अंदर अंदर तो वो है ना शिया और सुन्नी वाला। तो यस। पाकिस्तान किसके बल पे और क्या मध्यस्थता करेगा, ये सब कहने की बातें हैं। और पाकिस्तान को इसमें मजा भी आता है जब असल में अगर ईरान की तरफ से कोई मध्यस्थता करेगा तो वो गुपचुप होगी। क्योंकि इस वक्त ईरान में कौन शासक है, कौन सूत्रधार है, सूत्र किसके हाथ में है, ये पहले ईरान ये जानबूझ के गुप्त रख रहा है। और उसकी वजह है, वो बेमतलब से नहीं है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही उनके नेता का पता चलता है उसके ऊपर हमला हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के नेता जब खत्म हो गए तो तीसरी पंक्ति के नेता का सर थोड़ी जो है भाई चकराया सब हुआ कह रहे थे कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसको भी कोई मार देगा, तो हम जानना है। चाह रहे थे कि मारना तो आपको है, और कौन मारेगा? तो ये मुझे लगता है जब बात हो रही होगी तीसरी उससे, तो उन्होंने खुद ही कहा होगा कि देखें हम नाम नहीं बताएंगे आपको, आपको जो कन्वे करना है आप किसी के थ्रू कर कन्वे दीजिए। कर दीजिए, हाँ। तो ये सब इनडायरेक्ट हो रहा है।
परोक्ष रूप से बातें हो रही है, आमने सामने कोई नहीं आ रहा, और आमने सामने न आने के लिए ईरान का तैयार न होना अच्छी तरह समझ में आता है कि उसकी पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति के नेता को आपने खत्म कर दिया, और अब भी आप जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, हमले आपके जारी हैं। तो कैसे भरोसा करें? जब बातचीत चल रही थी तब तो भरोसा करके इन्होंने जो है वो इतना बड़ा जोखिम उठा लिया, देश बर्बाद हो गया। अब लड़ाई के बीच में कैसे भरोसा कर लें दुश्मन के ऊपर? तो ये सारी बातें हैं, कुल मिलाकर के ये अभी दोनों पक्षों के जो मांगे हैं, इन्होंने 15 सूत्री, हालांकि उसको गिनाया नहीं, इन्होंने कहा कि साहब हमारी जो 15 डिमांड है उस पर ईरान तैयार है, लेकिन ईरान की जो 3 डिमांड सीधी सीधी, उसके ऊपर तो इन्होंने बात ही नहीं की। भाई ईरान तो ये कहता है हमें हर जाना चाहिए, सबसे पहले हमारा जितना नुकसान किया है हमें उसका हर जाना दो, और दूसरा ये है कि आप ये गारंटी दो कि आगे से आप हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, कौन हमारी रखवाली करेगा। और तीसरा ये है कि आप जितने भी अड्डे आपने बना रखे हैं इस क्षेत्र में, सारे अड्डे समेटिए, आप जाइए यहाँ से। तो ये तो तीनों, अगर ये तीनों मांगे अमेरिका मान लेता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी तो हार है। ऐसा करना तो मुमकिन नहीं। और अगर जो मांगे ये रखे हुए हैं कि साहब आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है पूरा का पूरा जो है उसको बंद कर दीजिए, आपका परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दीजिए, आप ये भी नहीं करेंगे, आप होर्मुज की तरफ भी हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तो अगर ये ईरान मान जाता है तो फिर ईरान में किसी को चलाने की जरूरत ही क्या है? जो ये शासन है तो वो तो वहां के लोग ही कहेंगे, अगर यही सब मानना था आपको तो देश को बर्बाद करने से पहले ही मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों में इतनी दूरी है, उसको पाटना इस वक्त संभव नजर नहीं आता। कुल मिलाकर के मुझे लगता है अंत ये होगा कि ट्रंप साहब को अपना बोरिया यही लड़ाई को छोड़ करके चले जाए, बीच में इस तरह की धमकियां और थोड़ा बहुत नियंत्रण ईरान का होर्मुज पे चलता रहे। पूरी तरह से होर्मुज खुलता मुझे नहीं नजर आता। ठीक है, तो आखिरी सवाल की तरफ है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भाई अभी हमें लंबी लड़ाई के लिए या लंबे संकट के लिए तैयार होना होगा, भारत के लिए क्या बड़े संकट को देख रहे हैं? या भारत की बिल्कुल साफ उन्होंने ठीक कहा है कि ये बड़ा ये संकट उन्होंने आज ये बयान दिया है, 12 साल हो गए उनको भी आए हुए, तो 12 साल पहले ही उनको ये संकट सूझ जाना चाहिए था। एक अच्छे दूरदर्शी नेता को संकट पहले दिखाई देना चाहिए, उससे आपको अपने जो मतलब स्रोत है उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। किया भी है, एक हद तक किया है, आप रूस से खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं किया। आत्मनिर्भरता की आप बात करते हैं तो आपको चीन से सीखना चाहिए था। आत्मनिर्भरता जो, देखिए वैसे भी अगर होर्मुज खुला भी रहे तब भी हमारे यहाँ सांस लेने को हवा नहीं बची, पीने को पानी नहीं बचा ढंग का, जिसको पी करके आदमी जिंदा रह सके। तो ऐसी स्थिति में, और ये किस वजह से हो रहा है कि हम कोयला जला रहे हैं, हम पेट्रोल जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं, तो ये तो हमें पहले ही बंद करना चाहिए। इतना सारा जो सौर ऊर्जा आ रही है, पवन ऊर्जा आ रही है, वो सब उसका इस्तेमाल अगर हम बढ़ाते, युद्ध स्तर पे काम करते, हर छत पे, हर घर पे अगर आपके सोलर सेल होते, हर जगह पवन चक्की आपको दिखाई देती, तो हो सकता है 70-80% कम से कम हमारा। अब आप जो है वहां जा करके और फिर अपना ढोल पीटते हैं कि साहब हम वहाँ पर्यावरण सम्मेलन में गए और हमने जा करके ये कहा कि हमने जो लक्ष्य पूरे किए, जो 2030 के लिए रखे थे, वो अभी पूरे कर लिए हैं। अरे वो ढोल बजाने से समस्याएं थोड़ी हल हो जाती हैं। आपको ये कहना चाहिए जो लक्ष्य हमने 2030 के लिए रखे थे उससे दुगने लक्ष्य हमने पूरे कर लिए हैं, ताकि आप आत्मनिर्भर होते और इस तरह के संकट से बचे रहते। अब आप इनके जो है वो निर्भर हैं इनके ऊपर, तो ऐसी निर्भरता का क्या फायदा? लेकिन आप ये मानते हैं क्या कि जो राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी, कि भाई प्राइम मिनिस्टर इज कम्प्रोमाइज, डू यू थिंक सो? मुझे लगता है ये तो पॉलिटिकल बयान मतलब प्रधानमंत्री ज्यादा कंप्रोमाइज, तो यहाँ यूरोप के सारे नेता कंप्रोमाइज हैं उस हिसाब से। वो स्टामर ने जो है वो, उनका अभी एक यहाँ कमेटी मीटिंग होती है जिसमें आपको जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सवाल झेलने पड़ते हैं, तो उनसे पूछा गया कि आपको तो धमकाते हैं वो, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते हैं आपके बारे में, आपका क्या जवाब है?
तो उनका जवाब ये था कि देखिए, मेरा काम ब्रिटेन के हित साधना है। मुझे मालूम है मेरे ऊपर दबाव डालने की सीधी उल्टी हर तरह की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाकर भिड़ जाऊं। तो मुझे ये अपने आत्मसम्मान से पहले मुझे देश का हित देखना, देश का हित। तो उनके जो बिना बात किए जो है कि सरेंडर और फलाना दिमका, उसका जवाब ये है। अगर वो भी कुर्सी पे बैठे होते तो उनकी भी बोलती बंद होती, इस वक्त ज्यादा बंद होती। बल्कि पूरा इतिहास देख लें तो आप हर प्रधानमंत्री के ऊपर ये गुजरी है। जब इंदिरा गांधी जो है वो निक्सन ने 3 घंटे उनको बिठाए रखा, तो उसके बाद क्या वो बड़बड़ाती हुई निकली थी? उन्होंने बयान दिया था क्या? चुपचाप उसको कड़वे घूंट की तरह पिया। उसके बाद जब मौका आया तब उन्होंने किया कुछ भी। 2 दिन पहले मैं वो देख रहा था, जो पाकिस्तान जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस तरह से ट्रंप ने बिहेव किया, तो मतलब उसकी आदत है। इसका मतलब देखिए, एक व्यक्ति का माथा खराब है तो आप उससे साथ हुज्जत में पड़ेंगे क्या? ये कूटनीति है? तो ये तो राहुल गांधी का बचपना है बेसिकली, इस तरह की बातों। और ये देश ऐसा है कि वहां नौटंकी चलती है पार्लियामेंट में। यहाँ मैंने कहीं यूरोप में, कनाडा में, हर देश झेल रहा है भाई। ये कोई केवल भारत ही नहीं है। सभी झेल रहे तो वहां तो कहीं नौटंकी नहीं होती। चीन में तो खैर उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। शी के सामने किसी की जबान खुलती नहीं वैसे भी। लेकिन बाकी जगह जहां जहां लोकतांत्रिक संसद हैं, वहां आलोचना होती है, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह का जो है नौटंकीबाजी नहीं होती है कहीं। चलिए सर, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने पूरा ज्ञानवर्धन किया, एनालाइज किया, कि हम लोग भी यहाँ पर समझे कि स्थिति क्या है, तस्वीर कैसी चल रही है। लंदन से थोड़ा सा ज्यादा साफ दिखाई देती है तस्वीर, मौसम भी अच्छा है वहाँ का। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। धन्यवाद।